हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज फिर से लेकर आया हूं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। इसके पहले भी 3 से 4 क्वेश्चन में अपलोड कर दिया था, लगभग 5 से 6, और आज की इस वीडियो में भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। पूरा विधिवत समझने से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। बस वीडियो को अंत तक देखा करो, और आप लोगों का लाइक ही और कमेंट ही स्टूडेंट हमारे लिए प्यार और सपोर्ट होता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट भी करके बताया करो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट हमारे वीडियो बनाने का मोटिव होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए स्टूडेंट, टाइटेनियम आश्चर्यचकित धातु क्यों कहलाता है? क्या कारण है कि टाइटेनियम को आश्चर्यचकित धातु कहते हैं? ठीक है, तो इसके 2-3 कारण हैं। देखिए, पहला कारण है कि कठोर या उच्च गलनांक वाली धातु है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन हो तो उसको उत्तर लिखना, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है स्टूडेंट जिसको आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन उसे थोड़ा सा याद करना पड़ता है। कुछ चीज़ें से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, वो समझाने के लिए बात होती है, लेकिन ये कठोर और उच्च गलनांक वाली धातु है। अब इसको क्या है, सिंपल तरीके से इनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इस कारण से इसका गलनांक होता है, उच्च होता है, और ये कठोर होते हैं। समझ रहे ना, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको पता होगा कि जो भी स्टूडेंट डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होने के कारण वो डी संक्रमण होता है। डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक कक्षक से दूसरे कक्षक में गति करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं स्टूडेंट तभी उनमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात विद्युत का चलन होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं टाइटेनियम ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। संक्षारण प्रतिरोधी होता है, मतलब इसमें संक्षारण नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होता है। इसी कारण इसका उपयोग स्टूडेंट अधिकांशतः जहाज बनाने में, शिप्स बनाने में किया जाता है। मतलब जो जल जहाज होता है वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका संक्षारण बहुत कम होता है। समझ रहे ना। और इसे रणनीतिक धातु भी कहते हैं। रणनीतिक धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उपयोग युद्ध, टैंक, बंदूक आदि बनाने में किया जाता है, कवच बनाने में ही भी किया जाता है। इसलिए टाइटेनियम को अपन आश्चर्यचकित धातु के साथ साथ स्टूडेंट क्या कहते हैं, टाइटेनियम एक रणनीतिक धातु भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टाइटेनियम एक आश्चर्यचकित धातु है, क्यों? तो इसका कारण यही है 3 से 4, क्योंकि ये ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, कठोर एवं उच्च गलनांक वाला होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है, इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक आदि में रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है। इस कारण से इसे हम कहते हैं कि टाइटेनियम एक आश्चर्यचकित धातु है। क्लियर? आशा और उम्मीद स्टूडेंट इतना समझ गए होंगे कि टाइटेनियम को आश्चर्यचकित धातु क्यों कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संक्रमण धातुएं जो होते हैं संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्यों? स्टूडेंट आपको समझना होगा कि संक्रमण धातुओं में क्या होता है। जैसे रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। संकुल यौगिक वही तत्व बनाएगा जिनमें लिगेंड धारण करने की क्षमता होती है। क्या होती है स्टूडेंट? क्षमता, मतलब किसी लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वही संकुल यौगिक बना सकता है। तो जो संक्रमण धातु होते हैं, अर्थात जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण वो लिगेंड या आयन को अपनी ओर आकर्षित कर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अर्थात रिक्त ऑर्बिटल देते हैं, जो रिक्त ऑर्बिटल देता है वही तो लिगेंड को ग्रहण करेगा और वही संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो कारण है कि इन तत्वों के आयनों का आकार बहुत कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होना, जिसके कारण ये आयन या लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। साथ ही लिगेंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों में, आयनों में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। 2 चीज है मुख्य रूप से। संकुल यौगिक वही बनाता, मैंने बताया ना, संकुल यौगिक वही बनाता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण कर सकता है। अच्छा, लिगेंड क्या है? लिगेंड वे आयन या परमाणु अणु होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देकर के मतलब स्टूडेंट के एक प्रकार से क्रिया नहीं करते, वो जब देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देते हैं। तो जब जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। अर्थात जो जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन देता है वो लिगेंड कहलाता है। तो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इनमें नाभिकीय आवेश उच्च होता है, मतलब परमाणु क्रमांक उच्च होने के कारण इन पे आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। साथ ही रिक्त डी ऑर्बिटल दे देते हैं, जिससे कि कोई भी आकर के संयोग हो जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है कोई भी संक्रमण धातु। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। समझ गए ना। चाहे आप एस ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक की या एफ ब्लॉक की, लेकिन इसमें डी ब्लॉक के अर्थात संक्रमण धातुओं में
संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम होता रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हुआ करें, क्योंकि लाइट के कारण इससे ये होता रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके देखिए, Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? तो थोड़ा पहले समझिए, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो इसके पास टोटल हो गए 24। ठीक है, कितने हो गए? 24। अच्छा, Mn2 पॉजिटिव, Mn के पास टोटल कितने हैं? 25 है। और जब 2 दे दिया तो कितने बच गए स्टूडेंट? 23 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। समझ रहे ना? अब देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसमें नाभिक का आकर्षण बल तो अधिक लगेगा, और जिसमें नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा थोड़ा सा आकर्षण बल तो बढ़ेगा। आकर्षण बल के कारण क्या होता है स्टूडेंट? आकार में हल्का से कमी आ जाती है, और आकार में जैसे ही कमी होती है वैसे उसकी त्रिज्या में भी क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उसमें नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा और आकार में कमी आएगी, जिससे त्रिज्या में कमी हो जाएगी। अब मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपके पास आयरन है, टोटल थे 26, 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो बचे 24। इसी प्रकार आपके पास Mn है, टोटल थे 25, है ना? टोटल थे कितने? 25। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा 23। अब देखिए, इसके बाह्यतम कोष में, पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरे में कितना? 8 भरे जाते हैं, फिर स्टूडेंट 8 भरेंगे तो 18 भर गए। और बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचा? तो 2 8 8 8 2 10 2, फिर 6 बचा। ठीक है ना? और इसमें स्टूडेंट यदि भर दिया तो 2 8 8, तो इसमें कितना बचा? 5 बचा। अब बाह्यतम कोष में किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? Fe में। तो जिस भी परमाणु के बाह्यतम कोष में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आपका ये नाभिक हो गया, ये नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? बाह्यतम कोष से बढ़ जाता है, और इसके नाभिक के आकर्षण बढ़ने से स्टूडेंट ये आकार में क्या होती है? संकुचन आती है, आकार में कमी होती है, जिससे त्रिज्या कम हो जाता है। अब चीज़ें समझ लेना, कोई भी आपका डी ब्लॉक का तत्व मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, चीज़ें समझ रहे हैं ना? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नाभिक का आकर्षण बल अधिक है, नाभिक का आकर्षण बल अधिक है तो आकार कम हो जाएगा, आकार कम होने से त्रिज्या भी कम हो जाएगी। समझ गए ना? यहाँ पर आयरन है 2 पॉजिटिव, आयरन का मतलब होता है लोहा, परमाणु क्रमांक 26, 2 पॉजिटिव यानी कितने बचे? 24 बचा। Mn का है 25, लेकिन 2 पॉजिटिव यानी 23 बचा। अब किस में ज्यादा बचा? फिर भी आयरन में ज्यादा है। इस कारण से नाभिक और प्रोटॉन की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से, आवेश अधिक होने से आकर्षण बल बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ने से आकार में कमी आ जाती है और त्रिज्या में भी कमी हो जाती है। इसी कारण से कहते हैं स्टूडेंट Fe2 पॉजिटिव में त्रिज्या का मान कम होता है, अर्थात इसकी आयन की त्रिज्या कम होती है, और Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या अधिक होती है, या Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन से कम होती है। कितना क्लियर स्टूडेंट? तो देख लीजिए कि Fe का परमाणु क्रमांक 26, Mn का परमाणु क्रमांक 25 से अधिक होता है। अधिक परमाणु क्रमांक होने से नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, फलतः नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल उतना ही प्रबल होता है। प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन में को भीतर की ओर खींचता है, जिससे आकार में कमी होती है और त्रिज्या के मान में भी कमी आ जाती है। इसलिए Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है। देखिए, मैं अपने भाषा में समझाने की पहले कोशिश करता हूँ, जितना हो सके कि मैं अपने भाषा में समझा दूँ। समझ गए स्टूडेंट? ये देखिए, अब ये आपका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बाकी मैं आपको समझा चुका हूं कि संक्रमण धातु एवं उनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्यों? समझ रहे हैं? इसका मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, इसको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जब कोई भी यौगिक होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो यौगिक के भीतर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझिए, ये आपके पास मान लीजिए एक अनुचुंबकीय पदार्थ है और एक आपके पास चुंबक है, ये चुंबक है। जब इस पदार्थ को हम चुंबक के पास लाते हैं तो इस पदार्थ के अंदर थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हैं ना? चुंबकत्व का, भीतर का चुंबकत्व और बाहर की ओर आने लगता है। जैसे बाहर अंदर से जो भी चुंबकत्व उत्पन्न होगा तो वो बाहर पृष्ठ पर उत्पन्न हो जाएगा। यदि यही भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का साथ दे देता है स्टूडेंट, तो अनुचुंबकीय गुण कहलाता है। अनुचुंबकीय गुण मतलब दूसरे से आकर्षित होने लगे। कुल मिलाकर एक अनुचुंबकीय पदार्थ एक पदार्थ है जब वो किसी चुंबक से आकर्षित होने लगता है तो वो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी पदार्थ यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबक से आकर्षित होने लगता है स्टूडेंट, वो कहलाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है।
रिक्त डी ऑर्बिटल होता है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण इनमें आकर्षण की क्षमता होती है। जब किसी चुंबक के पास इसे ले जाया जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं और आकर्षित होने की भी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी यदि रिक्त डी ऑर्बिटल है तो स्टूडेंट वहां पर इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेगा और इसी कारण इसमें थोड़ा सा आकर्षण होने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और मुख्य रूप से यही है कि डी ऑर्बिटल का रिक्त होना यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना ही अनुचुंबकीय गुण का दर्शाने का मेन कारण है। समझ रहे ना? तो कोई भी आपका संक्रमण धातु है या संक्रमण धातु के यौगिक हैं उसमें मुख्य रूप से रिक्त डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने या किसी से आकर्षित होने का गुण दर्शाते हैं, जिस कारण से किसी भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये आकर्षित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संक्रमण धातु और इनके यौगिकों में क्या पाया जाता है? अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो ये छोटे छोटे चीजें स्टूडेंट आप लोग लिख लिया करो। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आज का कि रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? रंगीन आयन क्यों बनाते हैं भैया? ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि Cr4 नीला रंग, Mn2 पॉजिटिव बैगनी रंग, Fe2 पॉजिटिव हरा रंग, क्रोमियम 3 पॉजिटिव बैगनी रंग, Mn3 पॉजिटिव गुलाबी, Fe3 पॉजिटिव पीला रंग दिखाई देता है। तो रंगीन आयन के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट आपको समझा देना चाहता हूं कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल में दो प्रकार के डी ऑर्बिटल हैं। जैसे टोटल आपके पास 5 हैं, ठीक। इनको यदि बांट दिया जाए तो ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले 2 ठो और ये 3 ठो निम्न ऊर्जा स्तर वाले। थोड़ा समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, कहां से? निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चलते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर पर, उच्च ऊर्जा स्तर पर। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्टूडेंट? तो दृश्य प्रकाश किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो उन प्रकाश किरणों में टोटल आपको पता होगा स्टूडेंट कि 7 रंग होते हैं। अब उन रंगों में से कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और कुछ रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो रंग अवशोषित कर लिया वो हमें दिखाई नहीं दिया, किंतु स्टूडेंट जिस रंग को क्या करता है? उत्सर्जित कर देता है, समझ रहे हैं, वही हमें दिखाई देता है। समझ रहे हैं? तो मैंने क्या कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले तो आप समझें, संक्रमण धातुओं में N-1 डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जब डी पे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। मतलब एक डी से दूसरे डी अर्थात एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, गति करते हैं। तो गति करते समय दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ विकिरणों को क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। और उत्सर्जित करने के कारण ही स्टूडेंट वही उत्सर्जित जो दृश्य किरणें होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। इस कारण से हम कहते हैं कि संक्रमण धातुएं रंगीन हैं। कैसे स्टूडेंट? फिर से समझें कि संक्रमण धातु के आयनों में N-1 डी कक्षक अपूर्ण रूप से होते हैं। इनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इनमें डी संक्रमण पाया जाता है, मतलब डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। समझ रहे हैं? अब डी संक्रमण के कारण जब ये किसी भी दृश्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ विकिरण को उत्सर्जित कर देते हैं। मतलब कुछ विकिरण को अवशोषित नहीं करते, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु है ना, अर्थात जो संकुल यौगिक है किसका? डी ब्लॉक का, अर्थात जो आपका संक्रमण तत्व है वो रंगीन यौगिक बनाता है या रंगीन आयन देता है। क्यों? क्योंकि जिस दृश्य किरण को वो उत्सर्जित करता है वही हमें दिखाई देता है और उसी कारणों से कहते हैं हम रंगीन यौगिक बनाता है, जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ये आप देख सकते हैं। तो क्या क्या लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि संक्रमण धातु आयनों का रंग पूर्ण रूप से भरे हुए N-1 डी कक्षक के कारण होता है। ठीक है, संक्रमण धातु आयनों में जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संक्रमण इलेक्ट्रॉन का डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है और इसमें से कुछ दृश्य प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है और कुछ को उत्सर्जित कर देता है। इस कारण से हमें संक्रमण तत्व रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट आज के जो भी क्वेश्चन कराने थे और आशा और उम्मीद इसे समझ गए होंगे स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और आया करता है अपरूपी संक्रमण तत्व। एक चीज बताता हूँ, अप्ररूपी
संक्रमण तत्व और स्टूडेंट प्रारूपी संक्रमण तत्व। तो ये रहा आपका अप्रारूपी संक्रमण तत्व और प्रारूपी संक्रमण तत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि जिनमें यदि डी पूर्णतः भरा हुआ है, जैसे जिंक, कैडमियम, पारा, समझ रहे हैं, तो उनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते, यानी उनका कोई प्रारूप नहीं है, यानी संक्रमण तत्वों के गुणों से वो थोड़ा सा भिन्नता दर्शाते हैं, इस कारण से उन्हें हम अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहेंगे। और जो प्रारूप दर्शाए, जो समस्त संक्रमण तत्वों के गुणों का प्रारूप दर्शाए, सभी नियमों का पालन करे, वो कहलाएगा प्रारूपी संक्रमण तत्व। तो जिंक, कैडमियम और पारा, जिंक, कैडमियम और पारा, इनके अलावा शेष सभी तत्व प्रारूपी तत्व कहलाएंगे। और इनके अतिरिक्त ये जो Zn, कैडमियम, Hg है, अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहलाएंगे। मैंने पहले बता दिया कि स्टूडेंट जैसे जो भी उपकक्ष N-1 उपकक्ष जो पूर्ण होते हैं या अपूर्ण होते हैं, समझिए कि डी ब्लॉक के तत्व उन्हें कहेंगे, संक्रमण तत्व उन्हें कहेंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करें और कहीं ना कहीं वो अयुग्मित हो, अपूर्ण हो। लेकिन यदि स्टूडेंट उनमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो वो फिर डी ब्लॉक के तत्वों से समानता नहीं दर्शाते। इस कारण से इनको दो भागों में बांटा गया है संक्रमण तत्वों को, अप्रारूपी संक्रमण तत्व और प्रारूपी संक्रमण तत्व। मेरा मोटिव है मेन समझाने का, समझिए कि जिनमें डी ऑर्बिटल पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो संक्रमण तत्वों के गुणों को नहीं दर्शाते, प्रारूप नहीं प्रदर्शित करते, इस कारण से उसे अप्रारूपी संक्रमण तत्व कह दिया गया। और शेष सभी तत्व उस नियम का पालन करते हैं, इस कारण से उन्हें प्रारूपी तत्व कहा गया। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, उत्तर रहते हैं, इनको लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अच्छे से तैयार करते रहो। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।